हेलो एवरीवन। आज हम आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 13 से। वर्कशीट नंबर 39 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है यहाँ पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि मैंने पिछले वाले शीट में आपको एक्सप्लेन किया था कि फोर्स क्या होता है, एक पुश एंड पुल का कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फोर्स। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको डिफाइन करते हैं। देखो, सबसे पहले फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज मास? मास जो होता है एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आप कह सकते हो। हालांकि वेट की प्रॉपर डेफिनेशन हम थोड़ी आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में आपके पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइमिंग आप ये मान लो कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो हम मास उसको रेफर करते हैं। एंड एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसमें एक प्रॉपर मास है m और उसका एक्सेलरेशन है a, तो उस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा वो आप डिस्क्राइब करोगे फॉर्मूले से F इज इक्वल टू m इंटू a। नाउ दिस डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन। तो मास का जो एसआई यूनिट है वो कितना होता है? मास हम अक्सर मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। एसआई मतलब इंटरनेशनली अगर आपको कोई यूनिट प्रिस्क्राइब करनी है तो आप कहेंगे किलोग्राम्स में। तो यहाँ मास जो है किलोग्राम्स में, और एक्सेलरेशन आप पढ़ चुके हो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स की यूनिट होगी ऐसा यूनिट दैट इज किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। डेफिनेशन आपको लर्न करनी है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला पता होना चाहिए m इंटू a, और ऐसा यूनिट किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट, भूलना नहीं है। अब ये किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इस पूरे टर्म को हम एक छोटे से टर्म से रेफर कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन। देखो ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है। न्यूटन अगर आपको लिखना है प्रॉब्लम्स भी जब आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स, तो आप या तो कैपिटल N लिख दोगे उसे, या स्मॉल n लिख करके पूरा आपको न्यूटन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन। न्यूटन जो ये यूनिट हो गई फोर्स की, ये न्यूटन ही नाम क्यों पड़ा? थोड़ा बहुत आप लोगों की जीके अगर अच्छी होगी आपको पता होगा कि न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर हम कहते हैं इन्हें, इनके जो मेमोरेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके रिस्पेक्ट के लिए हमने इनको नाम दिया हुआ है, मतलब कि वर्ल्ड ने इन्हें नाम दिया है सर का। अब ये कौन थे? ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और इन मैथमेटिक्स इनका बेसिक जो है फील्ड ऑफ स्टडी था। लेकिन और भी इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं फिजिक्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में। वो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी अर्थ का जो मैग्नेटिक पुल है ग्रेविटी, इसके भी कुछ लॉज है, ये आप इसी क्लास में पढ़ोगे। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे। फिर मोशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। नाउ व्हाट इज सेलेस्टियल? सेलेस्टियल इज जो स्पेस में पाए जाते हैं। आपकी जो प्लैनेट है, आपकी अर्थ, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी एंड ऑल, ये सब जो सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी जितने भी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, या फिर ये कह लो कि मिटरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, जितने भी स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मूवमेंट कैसे है, सर्कुलर ही क्यों है, ये कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने एक काफ़ी ओल्ड टाइम्स में टेलीस्कोप भी डेवलप किया था। हालांकि फर्स्ट टेलीस्कोप जो है वो गैलीलियो ने बनाया था, फिर इन्होंने एक एडवांस्ड वर्जन भी उसका प्रिपेयर किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस इक्विनॉक्सेस के बारे में, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विनॉक्सेस। ना व्हाट इज इक्विनॉक्सेस? अभी 22 सितंबर को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो न्यूज़ में आया था कि आज इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स क्या होता है? 22 मार्च एंड 22 सितंबर को डे और नाइट का ड्यूरेशन जो है इक्वल होता है, यानी कि 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स का नाइट। तो इस ड्यूरेशन, क्योंकि इक्वल ड्यूरेशन है इसलिए इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। पिक्चर जरूर याद रखना, क्या पता कहीं आपको इनकी फोटो दिखा करके केबीसी में पूछ ले कौन है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर आइजैक न्यूटन है। एंड मेनी मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर आप फ्यूचर में आफ्टर 10th फिजिक्स लेते हो, साइंस पढ़ते हो, तो आपको न्यूटन के बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस स्टडी करने को मिलेंगे। ओके, सो ही इज अ रियल जीनियस। अब हम बात करते हैं
कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो एक्चुअल में है क्या, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपको सबसे पहले लर्न करना है। स्टेटमेंट कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन unless acted upon by an unbalanced force. This is also known as the law of inertia. Now see, what do you mean by this is कि याद रखने की बातें हैं कुछ ये, कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा अपने या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बैठ करके अपने मोबाइल को हाथ में लेकर के या लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हो, तो आप कॉन्स्टेंटली बैठे हो, आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप मूव नहीं करोगे, टेबल से नहीं उठने वाले, राइट। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर बेड रखा हुआ है तो बेड रखा ही रहेगा, जब तक कि आप उसे खुद पुश नहीं करोगे तब तक वो अपने आप मूव नहीं करने वाला। या फिर आप साइकिल चला रहे हो, तो आप स्लोली आराम से टहलते हुए, या गाड़ी चला रहे हो, आप आराम से उसे चलाए जा रहे हो। आप कब रोकोगे गाड़ी को? या तो कोई आगे आ जाए, या रेड लाइट का सिग्नल हो जाए, या फिर आपको गाड़ी रोकनी है। तो ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि भैया जब तक कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में। अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके ये चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा। तो चेंज ऑफ स्टेट कब होगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होती है तब। और ये फोर्स जो है अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स यदि होगी, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वहां पर मोशन नहीं होता। तो यहाँ पर हमें मोशन चाहिए, तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसको हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया से हमारा क्या मतलब है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सी, कुछ एग्जांपल्स देखो पहले यहाँ पर, ये आपकी वर्कशीट में भी आज बताए गए हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि अगर आप किसी पौधे को के पास जाके खड़े होते हो, उसको विगरसली हिलाते हो, तो उसकी कुछ पत्तियां गिरना शुरू हो जाएंगी। क्या अपने आप कभी पत्तियां गिरती है, या अपने आप वो पेड़ हिलेगा? नहीं, आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो हिला। यहाँ मैंने एप्पल के ये ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसको विगरसली शेक किया तो एप्पल्स झड़ने लगी, गिरने लगी, है ना। आपने मोशन लाया उन एप्पल्स में बाय अप्लाइंग योर फोर्स। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये कारपेट उठा रखी है उन्होंने बड़ी सारी, और उसको हिला रहे हैं। अब ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली स्लाइड है, एक फनी सी स्लाइड है यहाँ पर, कि बिल्कुल उसके नीचे खड़े होकर डस्ट को ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो क्या कर सकते थे भाई, ऊपर से लटका दो, डंडे से हिट कर दो, डस्ट अपने आप निकलने लग जाएगी। क्या वो कारपेट जब फर्श पे बिछी हुई थी तो वो डस्ट के पार्टिकल्स ऊपर ऐसे उछल रहे थे जैसे अब दिखाई दे रहे हैं? नहीं, उनमें कोई मोशन नहीं था, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में थे। हमने मोशन दिया उनको बाय हिटिंग इट विद अ स्टिक। ओके, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो रेस्ट में बने रहे, जो नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनर्शिया की डेफिनेशन। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। नेचुरली आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है, वो चेंज नहीं चाहती, वो ठीक है उस चीज में रहना चाहती है। अब आप क्या चाहते हो कि हाँ ठीक है मैम, आप है ना काम मत करने की मत कहा करो। फिर मैम का फोन आता है, बेटा तुमने वर्कशीट सेंड नहीं की, फिर तुम आते हो मोशन में, ओहो काम करके भेजना पड़ेगा, वरना क्या थे, कांस्टेंट स्टेट ऑफ रेस्ट में थे। तो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है। ओके, जोक्स अपार्ट, यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। पहले क्या किया है, एक ग्लास के ऊपर, एक एम्प्टी ग्लास के ऊपर हमने एक कार्ड रख दिया और उसके ऊपर एक कॉइन रखा जो बिल्कुल ग्लास के ऊपर था, और एक झटके में हमने वो कार्ड को पीछे खींच दिया। तो हमने क्या देखा कि वो जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर गिर गया। अब होना क्या चाहिए था, कॉइन जो था वो तो कार्ड के ऊपर था, और कार्ड को मैंने पुल किया तो उसको कार्ड के साथ में कॉइन को भी, उस सिक्के को भी बाहर गिर जाना चाहिए था, दूर हट जाना चाहिए था, पर वो उसी लोकेशन पर रहा जहां वो कार्ड के ऊपर था, और नीचे हमने ग्लास रखा था तो वो सीधे ग्लास के अंदर गिर गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बॉल्स का इन्होंने दिखा रखा है कि ये 2-4 बॉल्स डाली, ऊपर रखी एक पेज कार्डबोर्ड के, और एक झटके में उस कार्डबोर्ड को पुल कर दिया। तो वो बॉल्स क्या है,
सीधे ग्लास के अंदर गई। होना क्या चाहिए था कि भाई तुम जिस बेस के ऊपर हो वो बेस हटा है तो तुम्हें भी मोशन करना चाहिए था, बॉल्स को भी मूव करना चाहिए था, पर वो मूव नहीं करती, एज इट इज वहीं गिर जाती है। तो देखो, चाहे वो कॉइन था या ये बॉल्स है, इनके अंदर क्या थी, आपने शांति से इनको रखा हुआ था उस कार्ड के ऊपर, तो इनकी बॉडी के अंदर रेस्ट की टेंडेंसी आ गई। नेचुरली इनके अंदर जो रेस्ट की टेंडेंसी है इसे हम कहते हैं इनर्शिया, तो इनके अंदर आ गया इनर्शिया। फिर आपने एक झटके वाला मोशन दिया कार्ड को या इसको कार्डबोर्ड को, राइट, तो वो मोशन इसकी बॉडी ने रेजिस्ट किया, उस मोशन को कॉइन ने और बॉल्स ने उस मोशन को रेजिस्ट किया और वो उसी जगह टिकी रही जहां वो रेस्ट पे थी, और उसी लोकेशन पर जस्ट वो नीचे ग्लास के अंदर डल गई। हम चाहे तो एक ग्लास भी हटा सकते थे, लेकिन वो कार्ड रखने के लिए फिर आपको जगह नहीं मिलेगी, तो ये एक्सपेरिमेंट अधूरा हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ योर बॉडी टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई चल रही है, आप बॉल रोल कर दो फर्श के ऊपर तो वो रोल करती रहेगी, पर कुछ टाइम के बाद में रुक जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, मैम जो है ना रुकावट आ गई होगी कहीं पे, या फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही थी फर्श पे जिसकी वजह से ये रुक गई। मान लीजिए फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो वो रोल करती जाएगी, क्योंकि बाहर से कोई रोक नहीं रहा। अगर आप कोई अड़चन लगा दोगे बीच में, आप खुद बॉल को पकड़ोगे तो वो रुक जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगे। और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। अब इनर्शिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपकी शीट में आए हैं और आपको ये लर्न करने हैं। क्या बोला है? एवरी ऑब्जेक्ट ओपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी बॉडी जो है उसमें इनर्शिया है, जिसकी वजह से वो अपोज करेगी कोई भी अगर उसके अंदर चेंज आएगा तो। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप समझिए। एग्जाम्पल क्या है, आप एक बस में चढ़े और आपको सीट नहीं मिली बैठने के लिए, तो आपने क्या किया, आप हैंडल पकड़ करके खड़े हो गए। ठीक है, फिर जैसे ही बस स्टार्ट, आपने कानों में लगा लिया अपने मोबाइल फोन, गाना सुन रहे हो, आपको अंदाजा नहीं, ड्राइवर आकर के सीट पर बैठ गया और उसने बस को चलाना शुरू किया है। तो जब आपके साथ ऐसा होगा, बस एकदम से चलेगी, तो आप ये महसूस करेंगे कि आप पीछे की तरफ, आपको एक धक्का लगता है, आप पीछे की तरफ पुश होते हो। आपने हैंडल पकड़ रखा था इसलिए गिरोगे नहीं, अगर हैंडल ना पकड़ा हो तो आप गिर भी जाओगे। क्या कारण था इसका? तो इसका रीजन ये था कि जब बस जो है खड़ी थी, आप भी खड़े थे बस के अंदर, आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, बस भी रेस्ट में ही थी। एकदम से ड्राइवर ने जब बस चलाई, आपकी बॉडी ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया था, आपके पैर थोड़े ही आगे बढ़े थे चलने के लिए, वो तो बस आगे बढ़ी है, राइट। तो बस जैसे ही आगे बढ़ेगी तो आप पीछे की तरफ, आप तो वहीं खड़े रहने की कोशिश करोगे जहां आप खड़े थे, तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ धकेली जाती है। समझ में आया? आपकी बॉडी ने ओपोज किया था उस बस की मूवमेंट को, बस आगे जा रही है, आप पीछे की तरफ जा रहे हो। दूसरी कंडीशन देखो क्या है, यहाँ पे मैंने एक नीचे पिक्चर दिखाया है। ये एक लड़की है जो कार ड्राइव कर रही थी, ओके, एंड एकदम से इसने ब्रेक अप्लाई किए, ओके। अब जब कार मूव कर रही थी तो कार के साथ साथ ये लड़की ने भी इसकी बॉडी भी मूव कर रही है उस कार के साथ साथ, और शी इज अवेयर कि हाँ ठीक है हम भी मूव कर रहे हैं, वो मोशन में है इसकी बॉडी। एकदम से कोई बीच में आ गया और उसको सडन ब्रेक अप्लाई करने पड़े, एकदम से झटके वाला ब्रेक अप्लाई करना पड़ा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब वो बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी मोशन के लिए। अगर उस टाइम पे ये जरा सा सीट के ऊपर उठ जाए तो इसको झटका नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये वहीं बैठी रहती है और एकदम से ब्रेक लगाएगी तो ये आगे की तरफ पुश हो जाएगी। और बेटा ये बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट हो जाता है जब एकदम से ऐसे झटके वाले ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, इंसान जोर से आगे जाके गिरता है और अगर एयर बैग्स ना हो तो उसकी डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी जो है ओपोज कर रही है उस एक्सटर्नल फोर्स को, ब्रेक की वजह से जो फोर्स लगा था या गाड़ी चलने की वजह से जो हमें धक्का लगा था, उसने उस मोशन को अपोज किया और अपोज की वजह से हम पीछे की तरफ या आगे तरफ झुक गए। सेकेंड पॉइंट क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। यानी अब देखो यहाँ पे जो एलिफेंट दिखाया है इसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। एक इंसान एलिफेंट के आगे कम इनर्शिया वाला होगा। अब आप साइकिल और बाइक का अगर कंपैरिजन करो तो साइकिल का वेट कम होता है तो उसका इनर्शिया कम है, बाइक का वेट ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। ओके, सो इसी के बेसिस पे हम कहते हैं हेवियर ऑब्जेक्ट विल हैव larger inertia in comparison to the lighter object due to which we need more force। अब
जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर आपको उसमें मोशन लाना है तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। चलती चलती कोई गाड़ी बीच में रुक गई, ड्राइवर कहेगा भाई साहब ज़रा हेल्प करवाना, धक्का लगाना है गाड़ी में। अकेला ड्राइवर तो नहीं लगा सकता धक्का, क्यों? क्योंकि गाड़ी का इनर्शिया ज़्यादा है, उसे 4-5 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू क्रिएट अ मोशन इन दैट हैवी कार। अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रिक्शन कैन इनर्शिया कैन बी डेंजरस टू। हाउ कैन इट बी डेंजरस? अक्सर आपने सुना होगा चलती ट्रेन से कोई इंसान ने उतरने की कोशिश की और वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया एंड इट डाइड। सो इट इज डेंजरस। आप बस में हो, आपकी बॉडी बस के साथ साथ या ट्रेन के साथ साथ जो है आगे की तरफ मूव कर रही है। कभी कभी आपने ऐसा किया भी होगा कि भाई कम स्पीड है, तब आप उतरने की कोशिश करते हो। जब ऐसे उतरना हो तो हमेशा पीछे की तरफ मूव करके उतरना चाहिए। ऐसे क्यों कहा जाता है? पीछे की तरफ करना चाहिए या आगे की तरफ करना चाहिए? ये सोचने की बात है, ठीक है। सो कभी भी मूविंग व्हीकल से उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इट कैन बी रियली डेंजरस, इट कैन बी लाइफ टेकिंग टू, क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक इनर्शिया डेवलप कर चुकी है, चाहे वो मोशन वाला है चाहे रेस्ट वाला है। तो अगर आप मूविंग व्हीकल से उतरने की कोशिश करेंगे सो इट कैन रिजल्ट इन अ बिग एक्सीडेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सो विल एंड दिस वीडियो नाउ। थैंक यू।